नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ई अधिवेशन और मैं हूं सुंदर सोलंकी। दरअसल पूरा देश, पूरा प्रदेश या यूं कहिए कि हम सब लोग कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक तरफा नुकसान है। नुकसान है तो केवल हमारा है, जीत है तो केवल हमारी है, लेकिन कोरोना का कोई नुकसान नहीं है। एक ऐसी जंग है, एक तरफा जंग है और उसमें यह जरूरी है कि हमारी हिम्मत, हमारी मानसिक मजबूती और हमारी शासन प्रशासन पर जो तैयारियां हैं वो कितनी जरूरी है, कितनी मजबूत हैं, ये इस लड़ाई में कारगर साबित होगा। ये अधिवेशन के जरिए दरअसल हमारी कोशिश ये है कि आप तक शासन और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इस लड़ाई को जीतने की, उस लड़ाई को जीतने में क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब आप तक पहुंचाएं। इसके अलावा ये कोशिश है कि शंकाओं और अनिश्चितताओं की जो स्थिति चारों तरफ बनी हुई है, उस स्थिति में आखिर हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो शासन है, हमारी जो सरकार है, वो किस तरह से प्रिपेयर है, क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्या कुछ नीतियां हैं, इन सब पर चर्चा है। लगातार यही कि आखिर इन आशंकाओं का निवारण आखिर कब तक, कैसे और कितनी जल्दी होगा। सबके मन में ढेर सारे सवाल हैं कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। सबके मन में ढेर सारे सवाल ये हैं कि हमारे रोजगार का क्या होगा। सबके मन में ढेर सारे सवाल ये हैं कि किसान की जिस तरह से खेती, अब क्योंकि फसलें खरीदी जा रही हैं, सब्जियां, स्थिति ये हो गई है कि बॉर्डर सील हो गए हैं, सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आगे की फसल का क्या होगा। बहुत सारी सवाल, बहुत सारी शंकाएं और ढेर सारी अनिश्चितताओं के बीच हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि पूरा देश एक साथ इकट्ठा है। हम लोग एक कोरोना वॉरियर की तरह, जो घरों में है वो भी कोरोना वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं, जो घरों के बाहर हैं, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस की बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, जो एक एक खबर है और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ITV की तरफ से सभी अपडेट समय पर आपको पहुंचाए जा रहे हैं। जो आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और इसके अलावा बात करें जिस तरह की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है और खासकर प्रदेश की बात करें, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव कौशल हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और ACS एग्रीकल्चर हैं। इसके अलावा धनपत सिंह, बेहद वरिष्ठ अधिकारी और जो हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके नोडल ऑफिसर हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव कौशल जी आपसे है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में खासकर किसानों को लेकर, तो जो रणनीतियां, जो नीतियां आप बना रहे हैं, क्या सही मायने में वो किसानों तक पहुंच पा रही हैं, वो सूचनाएं या उनसे संबंधित जो नीतियां हैं। संजीव जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वक्त तो किसान के लिए तभी होता है जब उसकी फसल पक जाती है। उसकी हार्वेस्ट करके किसान को सदा ये होता है कि उसकी एश्योर्ड जो परचेज़ है वो होनी चाहिए मंडियों के ज़रिए। और किसानों की सुविधा को देखते हुए और ये एक वैश्विक महामारी के ज़माने में इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाया। 4 गुना से ज़्यादा जो हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर थे उनको बढ़ाया गया। 487 कहा जाता है, 400 से बढ़ाकर 1800 के करीब हम लोग अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को ले आए। किसान को के जितना भी नज़दीक जा सकते थे हमने जाने की कोशिश की। में कोरोना से बचाव के लिए हमने हर तरह से सैनिटाइजेशन कराई, हमने हैंड सैनिटाइजर्स दिए हैं, हमने मास्क उपलब्ध कराए हैं सभी किसानों को, इत्यादि इत्यादि। और मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि कल तक 3 लाख टन से ज़्यादा की सरसों की खरीद हो चुकी है और जो गेहूं है हमारा वो 30 लाख टन से ज़्यादा हो चुका है। और दोनों ही जो हमारी फसलें हैं, आधे से ज़्यादा जो उनकी आवक होनी अपेक्षित है उससे ज़्यादा खरीदी जा चुकी है और पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। जो सरसों की पेमेंट है वो किसान को सीधे तौर पे दी जा रही है और आज से गेहूं की भी पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि पहले 3 दिन की पेमेंट आज फोरनून में ही हो जाएगी और आगे भी लगातार ये पेमेंट हो जाएगी। और जो गैप रहा 3-4 दिन का बीच में शुरुआती, वो भी हम
बिल्कुल जल्दी सर, से निश्चित catch रूप up से करें। बड़े सराहनीय प्रयास हैं, खासकर इस संकट में जिस तरह से किसानों को लेकर, कृषि को लेकर। हमारे साथ धनपत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नोडल ऑफिसर हैं, सीनियर वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट की बात करें तो किस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में वो कारगर साबित हो रही है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कितनी राहत लोगों को पहुंचाई जा रही है? देखिए, स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके 5-6 मेन काम होते हैं: प्रिवेंशन, मिटिगेशन और रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस टू डील विद एनी डिजास्टर, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो इस सब को देखते हुए हमने सबसे पहले तो जो लोग घरों से निकल गए थे इसको देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए, उनके लिए शेल्टर कैंप्स की व्यवस्था की सभी स्टेट्स में, जिलों में। और तकरीबन शुरू में 16,000 के करीब हमारे पास लोग आए थे। उसमें से बीच में कुछ लोग जब एक दिन के लिए बसें भेजी गई थी उत्तर प्रदेश को चले गए थे। अंत में फिर 16,000 के करीब हमारे पास रह गए थे। उनकी तीनों समय भोजन की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनके लिए सब बाथरूम्स और टॉयलेट्स की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था। साथ में इतने लंबे अंतराल के लिए अंदर रहने के लिए उनको कुछ मानसिक परेशानियां भी आ रही थी, तो उसके लिए योगा, उनके लिए टीवी की व्यवस्था और रामायण महाभारत आदि सीरियल, प्लस उनकी काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि वो लोग कम से कम कठिनाई महसूस करें। जी, संजीव कौशल जी, उसके बाद जी जी सुन पा रहे हैं? तो हाँ, तो इसी तरह से उन सबके लिए काफी समय तक। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शेल्टर कैंप्स में नहीं आए, लेकिन जिनका काम छूट गया था। रेडी फड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, डेली वर्कर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, घरों में काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, और बहुत से लोग जो रेडी लगा के सब्जी बेचते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, इस तरह के वो लाखों की संख्या में थे। उनका भी रोजगार जाने से उनके पास जो राशन वगैरह ज्यादा नहीं था, उनके लिए बिल्कुल ड्राई बिल्कुल, राशन ऐसे की में व्यवस्था सर सभी की जिम्मेवारी बनती है कि सबको कम से कम परेशानी हो, जिसका रोजगार नहीं है उसको कम से कम बुनियादी चीजें मिलती रहें। संजीव कौशल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थिति बनाई, सरकार के प्रयासों की आपने बात की, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि जिस तरह से बॉर्डर सील कर देने की बात कर दी गई है, किसानों की जो सब्जियां है खासकर उसको लेकर बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति हो रही है कि बहुत सारे किसानों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि हम खीरा फ्री में दे देंगे, 1 रुपये किलो तक उनके खरीदार नहीं हैं। अभी भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि जो बॉर्डर जहां सब्जी आनी है दिल्ली या आसपास के इलाके में, वहां स्थिति है कि आवाजाही पूरी तरह से बंद है, ना ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। तो ऐसे में चाहे वो खीरा की बात हो, बैंगन की बात हो, दूसरी सब्जियां हैं, वो पूरी तरह से खराब होने की कगार पे हैं। संजीव कौशल जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्ज़ी का और ख़ास तौर से हॉर्टिकल्चर का हरियाणा एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन चुका है। इसमें कोई स्थिति के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। 500 मीट्रिक टन के करीब तो हमारे यहाँ से सब्ज़ी प्रतिदिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जाती है। और ये बात ठीक है आपकी, हॉटस्पॉट को देखते हुए, सैनिटाइजेशन जोन को देखते हुए, एक आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे कहते हैं, जान है तो जहान है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर नहीं, अब वो कह रहे हैं कि 2 जान दिन भी है और से जहान भी है। इस तरह से बॉर्डर को सील सर, किया जहान गया की भी है। रक्षा करनी है, जहान के बारे में भी सोचना है, वो कहने लगे इस बिल्कुल बात ठीक को। कह रहे हैं जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोलंकी साहब, मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, सारी की सारी हम आज़ादपुर मंडी पर ही डिपेंडेंट नहीं हैं। जी, हमारी सब्ज़ी जो प्रोड्यूस होती है, हमने तो FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं बहुत सारी। हमने 5 पैक हाउसेस इंटीग्रेटेड भी बनाए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी इन FPOs द्वारा जो सब्ज़ी बनती है उसको तो केवल दिल्ली में नहीं, बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है। तो ये एक बड़ी टेम्परेरी चीज़ है, आप निश्चिंत रहिए। हम आज शाम तक या कल तक ये सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन का भी हम टाई अप कर लेंगे। भारत सरकार के साथ हमने एक ग्रुप पहले ही बनाया हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक ग्रुप है।
हम आज शाम तक ऐसा टाई अप करेंगे कि हमारे जो सब्जी उगाने वाले किसान भी हैं उनकी समस्या को भी हम दूर कर पाएंगे। बड़ी बात कही है सर ने। किसानों के लिए, खासकर जो सब्जी उगा रहे हैं उन किसानों के लिए एक बड़ा भरोसा है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। एक भी सब्जी किसी किसान की खराब नहीं होने जाएगी। बहुत बड़ा भरोसा है सर। बने रहिए हमारे साथ धनपत सिंह जी भी बने हुए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नोडल ऑफिसर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात कही आपने कि जो प्रवासी थे उनको बाहर पहुंचा दिया, ये सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन अभी भी ऐसे सवाल आते हैं कि बहुत सारे मजदूर हैं, उनके चाहे वो सैलरी की बात है, उनके जो मालिक लोग हैं उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खाने पीने की व्यवस्था हालांकि सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी भी चाहे गुड़गांव की बात करें, सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, लाखों मजदूर रहता है। छोटे छोटे क्लस्टर्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी पूरी तरह से चाहे उनके टेस्टिंग की बात हो, स्क्रीनिंग की बात हो, हेल्थ की जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उन तक अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पा रही हैं जिनकी आवश्यकता है। कैसे इंश्योर कर रहे हैं? जी, इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले तो हमने एक सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया सेक्टर 16 पंचकुला में, जिसको श्री टीसी गुप्ता जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो देख रहे हैं। और शुरू में हमारे पास 4 से 5 हज़ार मिस्ट्रेस कॉल आती थी डिफरेंट चीज़ों को लेके कि ये कोविड-19 है क्या, इससे कैसे पता लगेगा कि मैं अफेक्टेड हूँ। हेल्थ से रिलेटेड कॉल्स थी, उसके अलावा राशन से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड कॉल्स आती थी। और बाद में ये कॉल्स का आंकड़ा 10,000 कॉल से भी ज़्यादा प्रतिदिन के हिसाब से हो गया था। अभी भी 8 से 10,000 कॉल्स आ रही हैं। इसी तरह से हमने सभी जो रीजन कमिश्नर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, उनसे भी हमने संपर्क साधा और सभी जो राज्यों के मुख्यालय से भी संपर्क है। तो हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यालय से, रीजन कमिश्नर से, जो विभिन्न स्टेट्स के जो लोग हैं जो यहाँ पर हरियाणा में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन को लेके, उन तक पहुँचने की कोशिश हमारी रही है और काफ़ी हद तक इसमें हम कामयाब भी रहे। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नंबर इंक्लूडिंग मेरा नंबर भी है और रोज़ हम लोग भी डायरेक्टली बहुत सारी कॉल्स हमें आती हैं और सीधा हम उनको डायरेक्ट करते हैं जो जिले में जो कंसर्न नोडल अधिकारी DROs हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनसे हम संपर्क साधते हैं ताकि तुरंत उनके लिए फूड की व्यवस्था हो जाए और लॉन्ग टर्म के लिए हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का ड्राई राशन की नहीं सर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर खासकर, क्योंकि जिस तरह से जनरल OPD हुआ करती थी, जो दूसरी दिक्कतें हैं उनकी तरफ सरकार का जिस तरह से ध्यान होना चाहिए या उन लोगों की और क्या दिक्कतें हैं वो उसको लेकर, क्योंकि अस्पताल में अगर जा रहे हैं तो ज़्यादातर कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हीं को डील किया जा रहा है, लेकिन और बीमारियां क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, उसे लेकर जो जनरल OPD लगा करती थी उसे लेकर बड़े असमंजस में हैं लोगों को दूसरे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं चाहे सरकारी हैं, जल्दी से जो और समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसी खबरें, ऐसी लगातार स्थिति बनती नजर आ रही है। जी सोनक जी, जब कोई इमरजेंसी होती है तो आपको पता है जो सामान्य चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चली जाती है और इमरजेंसी को प्रेसिडेंस देनी पड़ती है, उसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो इसी को देखते हुए कुछ जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ को कोविड एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बात आज की नहीं, आज के दिन तो थोड़े से केसेस हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए हमें प्रिपेयरनेस करनी है कि खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी फैल जाए तो उसके लिए हम एकदम से ये नहीं हो कि हम बिना प्रिपेयरनेस के मिलें। लेकिन साथ ही जो है आप जो साधारण उनके लिए लोगों को कह दिया गया था कि वो एक साथ 1 महीने की दवाई ले लें या उनको टेली मेडिसिन के जरिए भी किया जा रहा है। और कुछ जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कुछ पोर्शन को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके, बाकी में जैसे हमारा रोहतक में PGI-MS रोहतक है, करनाल कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसको कोविड हॉस्पिटल नहीं डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे जो मरीजों का इलाज पूर्ण रूप से चालू है। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि उनके लिए आम जो OPD वगैरह है उसकी भी सुविधा रहे। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि बिल्कुल साधारण बीमारी के लिए लोग हॉस्पिटल ना आए ताकि वो कोविड से खुद भी बच सकें और उनको भी बचा। बिल्कुल ये संदेश लगातार आप और सरकार की तरफ से जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं कि वो घरों से बेवजह नहीं निकल रहे हैं और वो भी एक कोरोना वॉरियर की तरह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
धनपत सिंह जी, ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि जनरल ओपीडी के जरिए लोगों को ये भरोसा भी दिया जा रहा है, टेली मेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है। संजीव कौशल जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये चाहे किसानों के एक एक दाने की खरीद की बात हो, पेमेंट की बात हो, या सब्जियों में जिस तरह से आपने अभी ये अधिवेशन में ये भरोसा दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो भी दुरुस्त कर ली जाएगी, सब्जी किसान की खराब नहीं होगी। लेकिन उसका क्या करें, चाहे वो टोहाने की बात करें, करनाल की बात करें, गेहूं भीग गया है सर, और ये बरसों से होता आ रहा है। किसान बड़ी मेहनत के साथ इस गेहूं को उगाता है और हमारी लापरवाही के चलते या भंडारण की सही सुविधा ना होने के चलते वो खराब हो जाता है। अब इमरजेंसी की स्थिति है, एक एक दाना आगे बहुत जरूरी होगा। क्या आप मानते हैं अगर दाने की खरीद में या दाने का खराब हो जाना, दाने के खराब होने में, गेहूं के खराब होने में अगर कोई जिम्मेवारी होती है या कोई जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब बनने जा रही है, लड़ाई कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, क्या इसको अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए कि दाने को खराब, जो किसान बड़ी मेहनत से पूरा साल दिन रात की मेहनत से उगाता है, वो खराब हो जाता है मंडियों में, उस खराब होने की स्थिति में इसको क्या अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, जो भी दायित्व है हरियाणा सरकार का वो बड़ा साफ है। एक एक दाने की खरीद करने बारे सरकार के हर लेवल पर कहा गया है और हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। अब ये अगर बीच में बारिश आती है, मौसम ख़राब होता है, बीच में 3 बार बारिश हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेहूँ बहुत ही स्टर्डी एक फसल होती है। आप नाहक चिंता कर रहे हैं कि किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बरसों जो से हो रहा मेरे है पास सर, जानकारी बरसों से हो रहा है बारिश, तो ये कोई ट्रेन की शिवलिंग भंडारण की जो व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। और उस पीड़ा के तहत ये सवाल आया है कि कम से कम इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। अभी भी किसान करनाल की मंडियों में गेहूं सुखा रहा है, उसका लिया नहीं गया है। टोहाना में गेहूं खराब हुआ है, उसके मुआवजे के लिए, सर्वे के लिए कोई नहीं गया है, ओलावृष्टि से जो खराब हुआ है। सोलंकी साहब, मैं थोड़ा ऐड कर दूं जी। देखिए, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस फ्लोज इन माय हार्ट आल्सो जस्ट एज योर्स। आपको भी इसके बारे में मैं सचेत करना चाहूँगा कि हमारे पास सारी जो गोडाउन्स की स्टोरेज की सुविधा है, हमें इस बार बम्पर क्रॉप करके 20 लाख मीट्रिक टन की एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी भी बनानी पड़ी थी। वो भी हमने कर रखी है। आप निश्चिंत रहिए, किसान का कोई गेहूं नहीं खराब होगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई भी हमारे सामने आया तो हमारे पास पूरा सिस्टम है उसका रख रखाव करने का और उसको संभालने का। ये पूरी तैयारी है। ये एक तरह से कई बार पैनिक स्पॉट रिपोर्टिंग हो जाती है कि खराब हो गया। नहीं सर, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और किसानों की समस्या क्योंकि उनका हल हो सके, इसलिए आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है कि सिस्टम में कोई कहीं कमी है तो आपकी नजरों में आ जाए और किसान परेशान ना हो और उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, यही हमारी कोशिश है। बिल्कुल ठीक है। मैं वही बताना चाहता हूँ सोलंकी साहब, 15,000 से अधिक हमारे सरकारी ऑफिसर कर्मचारी इस वक्त फील्ड में हैं। किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसी का दायित्व वो निभा रहे हैं। और ये कोरोना वैश्विक महामारी के वक्त भी मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करूंगा हमारे अपने कर्मचारियों को, जिन्होंने इसका बीड़ा पूरा एक एक जगह पर उठा रखा है। जैसा मैंने बताया, 1800 हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर गेहूं के हैं और 163 हमारे सरसों के हैं। और हर हमारा अधिकारी, हर कर्मचारी बड़ी अच्छी तरह से दायित्व को निभा रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी किसान का कोई भी प्रोड्यूस का एक दाना भी नुकसान, उसका डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होगा। जी, बड़ी चीज़ ई अधिवेशन का दरअसल सर यही मकसद है कि कम से कम जो सरकार की तैयारियां हैं, जो आप लोगों की जो नीतियां हैं, वो लोगों में जो शंकाएं, जो आशंकाएं हैं, उनका निवारण हो सके। और आपके जरिए जिस तरह का भरोसा मिल रहा है वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी चीज़ है इस संकट के दौरान। धनपत सिंह जी, सवाल ये है कि लगातार जो बात हो रही है, टेस्टिंग की बात हो रही है कि सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाएगी,
लेकिन वो व्यवस्था है जो वो ज़मीन पर अभी भी लागू होती नहीं दिख रही है। कितने लोग हम में कहाँ किस स्टेज पर पहुंच गए हैं, अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म या ऐसी कोई स्थिति शुरू नहीं होती दिख रही है। ऐसा है कि इसके बारे में विशेष रूप से तो श्री राजीव अरोड़ा जी बता सकते हैं, हेल्थ सचिव है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, पहली बात तो ये है कि हमारी जो पर मिलियन टेस्टिंग है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, और जहां आप कह रहे हैं कि सभी की टेस्टिंग हो जाएगी, वो संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि 2,53,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती, कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। तो पर जो हम स्क्रीनिंग को बढ़ा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा आपको पता है चाइनीज टेस्टिंग किट की वजह से जो रैपिड टेस्टिंग किट आई थी वो उनसे 1-2 दिन टेस्टिंग हुई थी, फिर वो बंद करनी पड़ी क्योंकि उसकी एक्यूरेसी पे सवाल थे। अब राज्य सरकार ने कोरियन टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट्स ली हैं और टेस्टिंग और बढ़ाई जा रही है। जहाँ तक रिलीफ की बात है उस पर मैं आना चाहूँगा। इनिशियली हमने हर एक जिले को 1 करोड़ रुपए रिलीफ वर्क के लिए, फूड एंड और बाकी शेल्टर के लिए, और 10-10 लाख रुपए हर एक जिले को हमने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए दिए थे। तो कुल मिला के हमने 24 करोड़ 20 लाख रुपए जिलों को दिए थे। उसके अलावा मैं जो वॉलंटरी एजेंसीज हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैं, धार्मिक पुरुष हैं, उनका विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि हमें सभी गुरुद्वारों से, सभी और जो मंदिर हैं और संस्थाएं, उनसे बहुत भारी सहयोग मिला। बल्कि शुरू के 15-20 दिनों तक तो राज्य सरकार को उन्होंने बहुत पैसा कम खर्चने दिया। उन्होंने स्वयं खाने के पैकेट्स बना के सभी शेल्टर कैंप में भी, और जो कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं, शेल्टर होम्स के अलावा जो और शेंटीज हैं और गरीब लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने खुद वॉलंटियर्स ने खुद जाके अपनी जान पे खेल के वहाँ पे उन लोगों को समय पे ताज़ा घर का बना जैसा खाना उनको उपलब्ध कराया, और हर प्रकार की सहायता उन्होंने उनको कपड़े की और इस सब चीज़ों की दी है। तो मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका विशेष रूप से आभार करना चाहूँगा, प्रकट करना चाहूँगा। इसके अलावा रेड क्रॉस, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस में बहुत सारी संस्थाओं ने काफी निश्चित रूप से धनपत सिंह जी, बिल्कुल तमाम लोग हैं इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स सभी हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे कि जिस तरह से, क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत बदलेगी, कृषि भी बदलेगी, किस तरह के बदलाव आप देखते हैं और क्या उन बदलाव के लिए हमारी सरकार तैयार है? दो तीन चीज़ें हैं जो मैं साफ करना चाहूँगा। एक तो डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स, जो हम खरीद कर रहे हैं फसल की, सरसों की, उसकी डायरेक्ट पेमेंट हम किसानों को कर रहे हैं। गेहूं में भी इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ हरियाणा सरकार ने की है। जो पेमेंट हम सदा आड़ती भाइयों के ज़रिए किसान को करते हैं, उसमें आड़ती भाइयों ने भी हमें आश्वासन दिया है, जिसे हम मॉनिटर करेंगे कि आड़तियों को जो पेमेंट रिलीज़ की जाएगी उसके 3 दिन बाद ही वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हर किसान को उसकी पेमेंट को भी फॉरवर्ड करेंगे। और ये चीज़ भी किसान देख सकता है कि जितनी पेमेंट सरकार रिलीज़ कर रही है वो उसको उसके खाते में मिले। ठीक है, हमने पहली बार इसको शुरू किया है, तो इसमें कुछ बड़ा भरोसा आपकी तरफ से और किसानों को निश्चित रूप से एक बड़ा विश्वास मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए धनपत सिंह जी आपका भी, संजीव कौशल जी आपका भी।